मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का जीपीएस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत के लिए अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और मैं उनके साथ दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं गुणसम्प्रदाय दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलिए अपनी आंखें खोलिए। तो बच्चों, अभी हम लोग व्याकरण पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे 8 चैप्टर पिछले बार हमने कहानी लेखन पढ़ा था। उम्मीद है होमवर्क आप सभी ने किया होगा। आज हम पढ़ने जाएंगे पार्ट 9 निबंध लेखन। उसके पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, है ना, जो कि उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और जब भी हम पिछले बार भी आपको मैंने कहानी लेखन वाला बताया था, कहानी का उद्देश्य हमेशा होता है कि उसका कुछ मोरल होना चाहिए, है ना। बहुत सी कहानी ऐसी होती है जिसमें हर कहानी ऐसी होती है जिसमें हमें कोई न कोई सीख मिलती है। तो पिछले बार की कहानियों के मोरल उम्मीद है आपने लिखे होंगे। मैं आपको उनके मोरल बताऊंगी। और पहले एक कहानी सुन लीजिए। एक बच्चा था। ये कहानी आपको मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसे आप सुनने से हम लोग मोटिवेट होते हैं ना, हमारी लाइफ में भी हमें वो बातें अमल करनी चाहिए। तो देखो, एक बच्चा था जिसे वो गुरुकुल में पढ़ने गया, है ना। पहले क्या था, आपके जैसे स्कूल नहीं होते थे, बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। तो वो गुरुकुल में पढ़ने गया। अब वहाँ सारे बच्चे जो उनके गुरुजी सिखाते थे फटाफट याद करके बता देते थे, लेकिन वो बच्चा था जिसे एक बार में कुछ भी याद नहीं होता था। अब उसे सारी कक्षा के बच्चे मूर्खराज बुद्धू कह के चिढ़ाते थे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है तो वो इस तरह से उसको चिढ़ाते थे। तो उसे बहुत बुरा लगता था। उसके टीचर्स को भी ऐसा लगने लगा था कि इसे कुछ समझ में नहीं आता है। और उसको बच्चे बोलते थे कि जब शिक्षा मिल रही थी तब तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी बुद्धि तो है ही नहीं, इतने ही हो तुम। उसे बड़ा बुरा भी लगता था। अब एक दिन उसके गुरुजी ने उसे समझाया कि बेटा, तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो एक काम करो, अपने गांव वापस चले जाओ, अपने पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाओ, है ना, खेती का काम सीख लो, वो भी काम आएगा तुम्हारे। तो उसने कहा जी गुरुजी, है ना, क्योंकि गुरुजी जो कहेंगे वो सही कहेंगे। उसने अपने गुरुजी की बात मान ली। अब गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए सत्तू दे दिया, है ना। सत्तू जो कि गेहूँ और चने की दाल से मिलकर बनता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक हेल्दी होता है ना, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। बहुत फाइबर होता है उसमें, प्रोटीन्स होते हैं और उससे बहुत एनर्जी आती है और ठंडा होता है, गर्मियों में खाया जाता है। पहले के ज़माने में समय में आपके जैसे मैगी, नूडल्स, पास्ता ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती थी, है ना। बच्चे हेल्दी चीज़ें खाते थे। आप जो खा रहे हो ये हेल्दी नहीं है, इसीलिए जल्दी बीमार हो जाते हो, है ना। पहले चने खाए जाते थे, इस तरह से सत्तू खाया जाता था और बहुत ताकत की चीज़ें खाई जाती थी। तो उस बच्चे ने भी क्या किया, सत्तू रखा और निकल गया वो अपने घर के लिए। अब आधी दूर पहुंचा तो उसे भूख लगने लगी और वहाँ पे ही उसे एक कुआं दिखाई दिया।
वहाँ उसने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही। उसने सोचा कि यहीं बैठ के अपना नाश्ता कर लेता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं पानी पी लूँगा। उसमें उसने अपना नाश्ता वहाँ खोला, नाश्ता किया, पानी पीने के लिए गया वहाँ पे। तो वहाँ देखा कि जो महिलाएं अपने घड़े रख रही थी, है ना, तो जहाँ उन घड़ों को वो रख रही थी, है ना, उनके जो घड़ों को महिलाएं, तो उन पत्थरों पे ऐसे गड्ढे बन गए थे, निशान बन गए थे, है ना। घड़ों को रखने से, बार बार रखने से क्या हो गए थे, घड़ों के रखने से पत्थरों पे निशान हो गए थे। तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अरे वाह, तुमने तो अपने मटके रखने के लिए पत्थरों में बहुत अच्छे गड्ढे बना दिए हैं। तो महिलाएं हंसने लगी और उसे समझाया कि ये हमने नहीं बनाए हैं, बार बार घड़ा रखने से ये अपने आप इसमें गड्ढे हो गए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मिट्टी के घड़े को बार बार रखने से पत्थर में गड्ढे हो गए हैं, बहुत आश्चर्य की बात है। फिर उसने देखा कि जिस कुएं में वो पानी, है ना, महिलाएं पहले कुएं होते थे और कुओं में क्या होता था, ऐसी गिर्रियाँ लगी होती थी जहाँ से कि महिलाएं क्या करती थी, रस्सी से बाल्टी अंदर डालती थी, है ना, और पानी को बाहर निकालती थी। तो उससे भी क्या हुआ था कि वहाँ का जो पत्थर है वो रस्सी के आने जाने से घिस गया था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और इसी से लेके एक दोहा है ना, कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, है ना, कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। और रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पे भी निशान, सिल यानी पत्थर पे भी निशान हो जाता है। तो उसने सोचा कि जब मिट्टी से पत्थर घिस सकता है, रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो मेरा दिमाग इतना कमज़ोर है कि जो कुछ नहीं सीख सकता है। उसने प्रण किया कि मैं सीख के बताऊंगा और वो वापस गुरुकुल चला गया। अब वहाँ उसने देखा कि सारे बच्चे पढ़ रहे थे, वो भी गया, है ना, और गुरुजी से उसने कहा और अपनी सारी मन की बात बताई गुरुजी से। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है ना, जब तक हम मन से नहीं हारेंगे, जब हमारा मन हार जाता है तो हम सारी चीज़ों से हार जाते हैं, लेकिन जब हम अपने मन से नहीं हारेंगे तो हम सारी चीज़ों से जीत जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है ना, और जब आप हमारे मन में आ जाती है तो हम वो ज़रूर करके दिखाते हैं। तो उसने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। जो बच्चे श्लोक एक बार याद करते थे उसको वो 3 बार या 4 बार 5 बार कर लेता था। और करते करते करते, है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। तो बार बार करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। तो इसी तरह उसने एक चीज़ को 1 से 4 बार किया, है ना। बच्चे 1 बार में याद करते थे, वो 4 बार याद करता था और इतना अच्छा पढ़ने में हो गया कि बड़े होकर संस्कृत का महान ज्ञाता बन गया, है ना। उन्होंने संस्कृत की व्याकरण पुस्तक लिखी, है ना, व्याकरण की पुस्तक लिखी, है ना। और ये बच्चा था वरदराज, बच्चे का नाम था वरदराज। आप जब बड़े होंगे 6th क्लास में जाएंगे तो इनकी पुस्तक आप उधर पढ़ोगे, है ना। तो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक लिख दीजिए। वो बच्चा जिसे बचपन में मूर्खराज और बुद्धू कहा जाता है। तो बेटा, हर किसी में क्वालिटी होती है, गुण होता है, अपने गुण को, क्वालिटी को पहचानना चाहिए, है ना। आपको अगर कोई कह रहा है तो उसे आपको करके दिखाना है। अगर आपको बोल देते कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसको जरूर करके दिखाएं, है ना। हर किसी में ये भगवान ने गुण दिया, 1 बार में नहीं तो 4 बार में याद तो हो जाएगा ना। तो हम भी इस तरह से कुछ करके दिखा सकते हैं, जग में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुनाती हूँ कि आपको भी लगे कि हमें तो सब कुछ आता है, भगवान ने हमें तो बहुत बुद्धिमान बनाया, तो हम तो और इससे ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कहानी आपको समझ में आई होगी। इसका मोरल यही है कि हम में हमारे गुणों को, हमें खुद को पहचानना चाहिए और हम मेहनत करने से
सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए, कहानी हो गई, पढ़ाई की ओर आ जाते। सभी लोग अपनी व्याकरण पुस्तक निकाल लीजिए। व्याकरण पुस्तक का आखिरी चैप्टर 9 पढ़ने जाएंगे हम लोग, है ना। 9 है निबंध लेखन। तो पहले तो हमको इसका पता अर्थ होना चाहिए कि निबंध का अर्थ क्या होता है। पार्ट 9 निबंध लेखन। अब निबंध अने बंध ने जिसमें कोई बंध नहीं होता है वो निबंध होता है ना। इसे हम अनुच्छेद में आप लोग छोटा लिखते हो, लेकिन निबंध को बड़ा लिखा जाता है। और आपको एक विषय दे दिया जाता है, आप बंधे नहीं होते अपने विचारों को, उसमें आप लिख सकते हो, है ना। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आपकी लेखन शैली सुधरती है, आपकी विचारों में, है ना, आपकी थिंकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, है ना, दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। तो इसको शैली बोलते हैं, है ना, लेखन शैली, फिर विचार वाली शैली, आपकी ये सारी चीज़ें इससे इम्प्रूव होती है। इसलिए आपको ये चीज़ें दिखाई जाती है, नए नए शब्द आप इसमें ढूंढते हो, आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो इसमें टॉपिक है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो कि अभी हम लोगों ने इस बार कोरोना की वजह से घर पे ही रह के आप लोगों ने मनाया है। तो आपको पता है ना कि गणतंत्र दिवस पे क्या क्या होता है, बस उसी को क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना है, लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखा होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी अनुच्छेद में पढ़ा था। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हमने, है ना। तो अब है सदियों से गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गण यानी हम लोग, तंत्र है हमारा मिला हुआ शासन। तो आज़ादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन देश को चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत पड़ी, और वो नियम कब बने थे? 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी को। तो सदियों से गुलामी के बाद 15 अगस्त 1943 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश के लिए एक संविधान बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू किया गया। इस प्रकार संविधान लागू किए जाने के बाद हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, है ना। तो जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, हमारा लोकतंत्र होता है, जो हम अपना नेता खुद चुनते हैं। तभी से 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है ना। गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में अवकाश रहता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में होता है। राजपथ पर तीनों सेनाओं की परेड होती है। राष्ट्रपति इस परेड का भी वादन स्वीकार करते हैं। सभी स्कूलों, कॉलेज तथा संस्थाएं गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाते हैं। तो आप लोग जो देखते हो, जो आपको पता होता है, उसे ही हम निबंध में लिखते हैं। इस तरह आपको कई विषय दिए जाते हैं, टीचर भी आपको निबंध लिखाती है। तो ये चीज़ याद करने की नहीं होती है, हमें खुद से लिखने आना चाहिए, है ना। अब इसमें मेरा प्रिय खेल क्रिकेट दिया है, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना, किस तरह उसे खेला जाता है, उसके नियम पता होना चाहिए। इसी तरह हम क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई भी अपने प्रिय खेल के बारे में लिख सकते हैं। पर यह है कि उसके बारे में हमें पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, फिर लिखना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं ये लिख दिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ हम वहाँ खेलने जाते हैं, ये नहीं। उसके नियम भी होना चाहिए कि क्रिकेट, इसमें देखिए कि मेरी खेलों में मेरी विशेष रुचि है, मैं कई प्रकार के खेल खेलता हूँ, परंतु क्रिकेट मेरा सर्वाधिक प्रिय खेल है।
हमारे देश में यह एक लोकप्रिय खेल माना जाता है। लोकप्रिय ने सभी लोगों को प्रिय होता है। आप देखते हो ना, हर कॉलोनी मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ जाते हैं। जब कभी दो देश मैच खेलते हैं तो लोग टीवी पर देख के तथा उसका कमेंट्री सुनने में अपना अपना काम छोड़ देते हैं। मैं भी कमेंट्री सुनने अथवा टीवी पर मैच देखने में बहुत अधिक रुचि लेता हूँ। क्रिकेट के लिए एक विशाल मैदान की आवश्यकता होती है। इसमें पिच बनाई जाती है। पिच स्टंप के बीच की जगह होती है। लकड़ी के 3 डंडे गाड़ दिए जाते हैं जो स्टंप कहलाते हैं। क्रिकेट के बल्ले और गेंद है ना अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। क्रिकेट में खिलाड़ियों के 2 दल होते हैं, है ना, 2, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक दल में एक कप्तान होता है जिसके नेतृत्व में टीमें खेलती हैं। खेल खिलाने के लिए 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें अंपायर कहा जाता है। देखो, आपको सब पता होता है, लेकिन उसे अपनी अच्छी भाषा में लिखना, किस तरह से लिखना, ये ही निबंध कहलाता है। तो बच्चों, आपको अभी मैं आज टॉपिक दूंगी, है ना, जिस पे आपको लिखना है। जैसे इसमें मेरा प्रिय खेल दिया है तो क्रिकेट दिया है। आप अपने किसी और, इसमें मैं आपको दूंगी मेरा प्रिय मित्र। इस पे आपको निबंध लिखना है। ये होमवर्क लिख लीजिए आपका, मेरा प्रिय मित्र। और मेरा विद्यालय, इन 2 पे आपको निबंध लिखना है ना, और अपनी क्लास वर्क कॉपी में मुझे फोटो सेंड करनी है। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। चलिए, इस पे आपको 2 विषयों पे निबंध लिखना है। अब मैंने पिछली बार आपको होमवर्क दिया था ये कहानियां पूर्ण करने के लिए। उम्मीद है सबने कर ली होगी, है ना। पहली राजा वाली कहानी तो आपको बता दी थी। अब अगली कहानी थी कि एक सियार और हाथी में दोस्ती हो गई। दोनों नदी के पार गन्ने खाने खेत में गए, है ना। हाथी और सियार का, गन्ने खाने से सियार का पेट भर गया, है ना, और वह हुआ का शोर करने लगा। हाथी ने कहा, चुप रहो, मुझे खाने दो, है ना। जब उसका पेट भर गया तो उसकी आदत है कि वो शोर करने लगा। तो उसने कहा, भाई मुझे खाने दो, नहीं तो खेत वाले आ जाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, है ना। इतने में 2 लोग आ गए, है ना, और सियार क्या हो गया, छिप गया। अब जो उन लोगों ने हाथी को लाठियों से, लाठियाँ पड़ी। अब
सियार वहाँ से भाग गया और हाथी की पीठ पर सियार बैठा। हाथी पानी में लेटने लगा। वो बोला, मुझे गन्ने खाने की आदत है, मुझे लेटने की आदत नहीं है। और सियार नदी में डूब गया। उसने कहा कि जैसे तुम्हें गाने की आदत है, मुझे लेटने की आदत है। और सियार डूब गया। आई कहानी समझ में। दो मित्र थे, एक सियार और हाथी था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, है ना। वो गन्ना खाने खेत में रोज जाते थे। अब सियार ने जब गन्ना खा लिया तो वो हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। उसने कहा कि भाई मत शोर करो। उसने कहा कि मुझे तो आदत है ऐसा करने की। अब आवाज़ सुन के खेत का मालिक आ गया और हाथी को गन्ने खाते देख क्या करने लगा, उसे मारने लगा। अब उसकी मारने के बाद वो दोनों नदी पार करके उनको जाना पड़ता था। तो हाथी ने कहा सियार को कि मेरी पीठ पे बैठ जाओ। वह पीठ पे बैठ गया और चलते चलते हाथी ने कहा कि भाई मुझे तो पानी में लेटने की आदत है। और वो लेट गया। और सियार ने कहा कि भाई मत लेटो। तो उसने कहा कि मेरी तो आदत है, जैसी तुम्हारी गाने की आदत है ऐसी मेरी लेटने की आदत है। और वो डूब गया। तो इस कहानी का मोरल ये है कि जैसे के तैसा तैसा। इसी तरह अगली कहानी है कि एक किसान के 4 बेटे थे, है ना। वह आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। अब उनके पिताजी बहुत परेशान थे कि मेरे जाने के बाद पता नहीं इन लोगों का क्या हो गया। तो एक दिन वो बहुत बीमार हुए। उन्होंने अपने 4 बेटे को बुलाया और कहा कि सभी एक लकड़ी लेके आओ। 4 लकड़ियाँ लेके आई। उन 4 लकड़ियों को उन्होंने कहा कि इन्हें अकेले अकेले तोड़ो। तो एक लकड़ी को उन्होंने जब तोड़ा तो एक लकड़ी आसानी से टूट गई, है ना। अब उन्होंने कहा कि अब 4 लकड़ियाँ लेके आओ। तो वो 4 लकड़ियाँ एक साथ लेके आए। लेकिन जब चारों को, है ना, सभी को एक साथ तोड़ने लगे तो उनको तोड़ना आसान नहीं था, वो नहीं टूट पाई। तो किसान ने उन्हें समझाया कि अगर आप अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है ना, और तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। अगर मिल के रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने सिखाया है कि एकता में बल होता है। तो इस तरह से ये कहानियाँ हैं, इनके मोरल हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पूरी कर ली होगी। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करती हूँ मैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, हैव अ नाइस डे।